Welcome to the lecture number 3 of quantitative reasoning 2. लास्ट टाइम हमने बेसिकली कुछ लॉस को डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था, अब्जॉर्प्शन लॉ था और इस तरह के बहुत सारे हमने डी मॉर्गन्स लॉ और बहुत सारे लॉस को हमने डिस्कस किया था। अब हमने उन्हीं लॉस को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह की लॉजिकल स्टेटमेंट्स को आपस में इक्विवेलेंट प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास गिवन है कि P और नेगेशन ऑफ ब्रैकेट आ जाएगी नेगेशन ऑफ P एंड Q। हमसे कहा यह जा रहा है कि आपने इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है। गॉट इट। अब ज़रा गौर से देखें कि अगर हम जस्ट इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये स्टेटमेंट हमारे पास आ जाए। अब अगर आप इस स्टेटमेंट में जो हमारे पास नेगेशन है, ठीक है, इस नेगेशन को अगर आप ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करवाएंगे तो सबसे पहले नेगेशन आ जाएगी नेगेशन ऑफ पी पे, ठीक है। उसके बाद ये जो एंड ऑपरेटर है ये और में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये जो नेगेशन होगी वो क्यू पे चली जाएगी। एंड दिस ओवरऑल सिनेरियो इज बेसिकली कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हो, अगर वो ब्रैकेट के अंदर एंड ऑपरेटर से ज्वाइन हो रही है और बाहर नेगेशन हो तो नेगेशन दोनों स्टेटमेंट्स पे अलग अलग चली जाएगी और जो एंड ऑपरेटर था वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर ब्रैकेट के अंदर और ऑपरेटर हो तो नेगेशन अंदर जाने से वो जो और ऑपरेटर है वो एंड ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एंड ऑपरेटर था, जब ये नेगेशन अंदर अप्लाई होगी तो दोनों स्टेटमेंट पे अलग अलग से नेगेशन आ जाएगी और ये जो एंड ऑपरेटर होगा और में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास जो इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज बेसिकली द नेगेशन ऑफ पी। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट द नेगेशन ऑफ पी इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू पी। तो हमने कहा कि दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, बाकी स्टेटमेंट्स को मैं नहीं छेड़ रहा। हमारे पास आ जाएगा पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड दिस लॉ इज बेसिकली कॉल्ड द डबल नेगेशन लॉ। ओके, नाउ लुक एट दिस। अब अगर आप ज़रा गौर से देखें कि हमारे पास अब जो स्टेटमेंट बची है थर्ड लाइन पे वो है पी और उसके बाद ब्रैकेट है पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। हमारे पास तीन स्टेटमेंट है और इनमें जो हमारे पास दो लॉजिक्स यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास जो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं वो और ऑपरेटर हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास जो ब्रैकेट है वो आखिरी दो स्टेटमेंट्स पे है तो वही ब्रैकेट अगर मैं पहली दो स्टेटमेंट्स पे भी लगा दूँ तब भी दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट ही रहेंगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो ब्रैकेट थी वो लास्ट टू स्टेटमेंट पे थी, हम इसको स्किप करते हैं, फर्स्ट टू स्टेटमेंट पे इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा ब्रैकेट पी और पी एंड और नेगेशन ऑफ क्यू। अब हमें बड़े अच्छे से आइडिया है कि पी और पी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पी और पी इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू पी और एज इट इज आ जाएगा और नेगेशन ऑफ क्यू दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट थी, इतनी बड़ी स्टेटमेंट हमें नजर आ रही थी, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू पी और नेगेशन ऑफ क्यू। और इसके लिए हमने यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज किया है दिस इज बेसिकली द आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में हमने यही कहा था कि पी और पी का आंसर भी पी होगा, पी एंड पी का आंसर भी हमारे पास पी होगा एंड दिस इज बेसिकली द आवर सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट हमने बेसिकली इसी तरह से लॉज को यूज करते हुए प्रूफ करना है कि देन दिस कंपाउंड स्टेटमेंट negation of P and Q and P और Q is equivalent to P। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली P के इक्विवेलेंट है। सो लेट्स सी। अब सिंप्लीफाई लेके चलें कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट है इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अगेन वही चीज़, इस नेगेशन जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर पड़ी है इसको मैं नेगेशन को ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी। और डी मॉर्गन्स लॉ से अगेन ये जो एंड ऑपरेटर है और में कन्वर्ट होगा, ये नेगेशन ऑफ क्यू बच जाएगी और एंड के बाद ये जो बाकी ब्रैकेट वाली चीज़ इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे डबल नेगेशन आ गया तो अगर मैं डबल नेगेशन लॉ यूज़ करूँ तो नेगेशन ऑफ पी हमारे पास जस्ट पी रह जाएगा, बाकी जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है वो एज इट इज ट्राई होगी। उसके बाद अब ज़रा गौर से देखें कि ये जो हमारे पास सिनेरियो बन रहा है थर्ड लाइन में, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का अगर रिवर्स यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे पता है
कि ये बेसिकली अगर जो फोर्थ लाइन का है, अगर इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करूँ तो हमारे पास थर्ड लाइन बन रही है। तो अगर मैं रिवर्स में यूज़ करूँ तो हम थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन पे आ सकते हैं, क्योंकि थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन आपस में इक्विवेलेंट है बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्योंकि अगर मैं पी को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो पी बन जाएगी पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी और क्यू। तो इट मीन इट्स सिंपली द फोर्थ लाइन। अब हमें जो ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है वो आ रहा है नेगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू। हमें लास्ट टाइम देखा था कि नेगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू या नेगेशन ऑफ पी एंड पी इज बेसिकली अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ नेगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू बेसिकली हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, तो हमारे पास सिनेरियो बनेगा पी और कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। और हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि हमारे पास आइडेंटिटी लॉ था। आइडेंटिटी लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट हो पी और उसको आप और ऑपरेटर के साथ कॉन्ट्राडिक्शन से ज्वाइन करवाएं तो आंसर पी ही आता है। तो इट मीन्स दिस ओवरऑल स्टेटमेंट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू पी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं। ठीक है, हमने इन स्टेटमेंट को सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखा है। हमारे पास इंग्लिश के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने लॉजिक की मदद से सबसे पहले इसको लॉजिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम दो एग्जांपल में लॉजिक को सिंप्लीफाई किया है, और फिर एट द एंड दोबारा से उस लॉजिकल स्टेटमेंट को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट है यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सन शाइन्स, और यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट रेन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में कौन कौन सी वर्किंग हो रही है। सबसे पहले है यू आर हार्ड वर्किंग। यू आर हार्ड वर्किंग, हम इसको एक स्टेटमेंट का नाम दे देंगे कि पी हमारे पास स्टेटमेंट है यू आर हार्ड वर्किंग। स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर के बाद कौन सी स्टेटमेंट है, द सन शाइन्स। तो सन शाइन्स को मैं नाम दे दूंगा क्यू का, क्यू इज बेसिकली इक्वल टू द सन शाइन्स। और उसके बाद आगे हमारे पास और ऑपरेटर है, उसके बाद फिर वो स्टेटमेंट है यू आर हार्ड वर्किंग, तो वो तो हमने इसको पहले पी का नाम दिया हुआ है। और लास्ट में हमारे पास है एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर को हम एंड को वैसे ही रखेंगे, और उसके बाद है इट रेन्स। तो इट रेन्स को मैं आर का नाम देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे तीन तरह की प्रोपोजिशंस आ गई, पी क्यू आर। पी इज बेसिकली यू आर हार्ड वर्किंग, क्यू द सन शाइन्स, एंड आर इट रेन्स। तो अगर मैं इस इंग्लिश स्टेटमेंट को लॉजिक के अंदर कन्वर्ट करूँ इस पी क्यू आर की मदद से, तो हमारे पास है यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सन शाइन्स। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी पी एंड क्यू। ठीक है, उसके बाद है और, तो और ऑपरेटर यूज होगा लाइक द लास्ट लाइन। उसके बाद अगेन अगली स्टेटमेंट है यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट रेन्स। तो इसका मतलब है कि अगली स्टेटमेंट बनेगी ब्रैकेट के अंदर पी और आर। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट बनी है लास्ट लाइन पे, ये बेसिकली हमारे पास इस इंग्लिश की स्टेटमेंट थी। अब हमने इस इंग्लिश स्टेटमेंट को लॉजिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इस लॉजिक को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सो इट मीन्स कि हमारे पास अगेन वही, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिवर्स में यूज़ करूं तो मैं इस जो हमारे पास स्टेटमेंट बनी थी पी एंड क्यू और पी एंड आर, इसको मैं लिख सकता हूं पी इज स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू और आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लॉजिकल स्टेटमेंट इतनी बड़ी थी उसको हम इस फॉर्म के अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, इसको मैं दोबारा से अगर इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करूं तो हमारे पास बनेगा पी स्टेटमेंट क्या थी, यू आर हार्ड वर्किंग। क्यू स्टेटमेंट क्या थी, द सन शाइन्स। आर स्टेटमेंट क्या थी, इट रेन्स। तो हमारे पास बनेगा सबसे पहले है ना पी एंड, तो इसका मतलब है यू आर हार्ड वर्किंग, ओके, एंड ऑपरेटर की जगह एंड आ जाएगा। उसके बाद क्या है, क्यू और आर है ना, तो इसका मतलब है द सन शाइन्स और इट रेन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट आपको इंग्लिश में ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट नज़र आ रही थी, एट द एंड वो हमारे पास ये हाफ लाइन की स्टेटमेंट रह जाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में केवल है। केवल होने का मतलब ये है कि आप ऊपर वाली स्टेटमेंट बोल दें या आप ये लास्ट स्टेटमेंट रिकॉल कर दें, दोनों का मतलब सेम ही लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास कुछ एक्सरसाइज एग्जांपल्स हैं, आपने ये एक्सरसाइज एग्जांपल ट्राई करनी है आपने, और उसके बाद ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ये असाइनमेंट मुझे बाद में सबमिट भी करवानी है। यूज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मोर सिंपली। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये तो नेगेशन है, इसको मैं नहीं लूँगा। ठीक है,
तो क्या अगले स्टेटमेंट क्या है, आई एम टायर्ड, तो आई एम टायर्ड इज बेसिकली पी एंड यू आर स्मार्ट, और यू आर स्मार्ट आपके पास क्यू आ जाएगा। तो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। इसके ऊपर आप सिंपली डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें, आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये स्टेटमेंट आ जाएगी। अगेन अगेन आपके पास वही है, लेकिन आप जस्ट आपके पास लास्ट में एंड ऑपरेटर की जगह और ऑपरेटर यूज होगा, आप अगेन यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ यूज करें। इसी तरह आपके पास कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, आई फॉरगॉट माई पेन और माई बैग एंड आई फॉरगॉट माई पेन और माई ग्लासेस। ये आपके पास एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आपके पास है, इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, और इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई हैट। ये कुछ एक्सरसाइज हैं, ये आप लोगों ने ट्राई करनी है और आपने ये मुझे सबमिट करवानी है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नाउ लुक एट दिस। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हमने इम्प्लीकेशन ऑपरेटर भी कहा था। ठीक है, अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ज़रा सा हम स्टडी करते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से चलती है, इसका हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या होगा, और किन किन स्टेटमेंट्स में हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट को या इस कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर गिवन है इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ देन आई विल बाय अ कंप्यूटर। अगर तुम मैथ में ए ग्रेड लोगे देन आई विल बाय अ कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर परचेज या बाय करूँगा। ओके, नाउ लुक एट दिस। आप ज़रा गौर से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं जो वर्किंग में हैं। द फर्स्ट वन, यू अर्न एन ए इन मैथ, और अगली स्टेटमेंट है एंड क्यू विच इज़ बेसिकली आई विल बाय अ कंप्यूटर। ये दो वर्क्स हो रहे हैं बेसिकली इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में। दोनों वर्क्स को मैंने अपनी प्रोपोजिशन का नाम दे दिया है। इसके अलावा आप कोई थर्ड प्रोपोजिशन इस स्टेटमेंट से नहीं बना सकते। ओके, तो ओरिजिनल स्टेटमेंट हमारे पास अगर इसमें पी और क्यू को यूज़ करूँ वो ये थी, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू। ठीक है, मीन्स पी ट्रू होने का मतलब ये उसने कहा है कि इफ़ यू विल गेट एन ए इन मैथ, अगर आपका मैथ में ए ग्रेड आएगा देन आई विल बाय अ कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर परचेज करूँगा। उस सूरत में परचेज करूँगा अगर आपका मैथ में ए ग्रेड आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इफ़ P is true then Q is true, और आप इसको ये लिख सकते हैं if P then Q। then इस तरह की स्टेटमेंट में we can also phrase this as P implies Q। हम इसको इस तरह भी रिफ्रेज कर सकते हैं कि जो P स्टेटमेंट है वो Q को इम्प्लाइज कर रही है, मतलब कि उसका मैथ में A ग्रेड लेना उसके कंप्यूटर बाय करने को इम्प्लाई कर रहा है। एंड we will can write it P implies Q। हम इसको इस तरह से एरो की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, हमारे पास फर्दर आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। इफ P and Q are statements variables then the conditional of P by Q is basically if P then Q। हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, इफ P then Q, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा। और हम इसको लिख सकते हैं P implies Q, और इसको हम इसी तरह से डिनोट करते हैं P implies P एरो Q की फॉर्म के अंदर। ये जो एरो है ये बेसिकली हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। अब इस एरो से जो पहली स्टेटमेंट है P वो हमारा हाइपोथेसिस है, और इस एरो के बाद वाली जो स्टेटमेंट है Q वो हमारा कंक्लूजन। अगर हाइपोथेसिस फुलफिल होगा तब हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि कंक्लूजन ट्रू है या नहीं। मतलब हमारी स्टेटमेंट ये है कि अगर हाइपोथेसिस फुलफिल हो जाए तो फिर कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए। मतलब अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है फिर हम कंक्लूजन रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। गॉट इट? बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास स्टेटमेंट है P और Q इम्प्लाइज Q का मुझे अगर ट्रुथ टेबल बनाना हो तो ज़रा देखें कि हमारे पास P और Q दो प्रोपोजिशंस हैं। हमने उनकी जितनी भी टोटल उसकी कंडीशंस बन सकती थी हमने लिख ली। P ट्रू हो, Q ट्रू हो, P ट्रू हो, Q फॉल्स हो जाए, P फॉल्स, Q ट्रू, P फॉल्स, Q फॉल्स। अब ज़रा देखिए P हमारे पास चूँकि इस एरो से पहले है तो हमारा हाइपोथेसिस है। हमने कहा कि फर्स्ट रो में P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, हाइपोथेसिस भी ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है या कंडीशनल ऑपरेटर उसका आंसर ट्रू है। ठीक है, दूसरी सूरत में सेकंड रो में जो येलो हमारे पास रो है उसमें देखिए कि हाइपोथेसिस ट्रू है, हाइपोथेसिस फुलफिल हो गया,
लेकिन कंक्लूजन नहीं मिला, कंक्लूजन अभी भी फॉल्स, इसका मतलब है पी इम्प्लीकेशन क्यू ऑपरेटर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। इसी सूरत में फॉल्स होगा कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो लेकिन कंक्लूजन फिर भी फॉल्स रहे, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, अगर हाइपोथेसिस ही फॉल्स हुआ तो फिर हमें ये चीज मैटर नहीं करेगी कि कंक्लूजन ट्रू है या कंक्लूजन फॉल्स है। इन दोनों सूरतों में हम वहां पे जो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है वो ट्रू आंसर ही देगा। जरा देखें लास्ट टू रो में, अगर हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो जाए, दोनों में हाइपोथेसिस फॉल्स है, अब आपको कंक्लूजन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने उससे हाइपोथेसिस मांगा था, उसने आपका हाइपोथेसिस ही फुलफिल नहीं किया, तो बस अब इम्प्लीकेशन ट्रू वैल्यू ही देगा। अब वो कंक्लूजन पे डिपेंड नहीं करेगी उसकी वैल्यू, क्योंकि हाइपोथेसिस ही फुलफिल नहीं हुआ। कंक्लूजन पे वैल्यू उस वक्त डिपेंड करेगी अगर हाइपोथेसिस ट्रू, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे ये कहूं, इफ 1 इक्वल्स टू 1 देन 3 इक्वल्स टू 3। अब देखें 1 इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि बेसिकली ये आपकी इफ वाली स्टेटमेंट है ना, मतलब कि देन से पहले, इसका मतलब एरो से पहले वाली स्टेटमेंट है। 1 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 ट्रू है ना, हाइपोथेसिस फुलफिल हो गया। अब देखना है कि कंक्लूजन ट्रू है। कंक्लूजन क्या है? 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3 भी होता है। इसका मतलब है हाइपोथेसिस भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है। इसका मतलब है कि पी इम्प्लीकेशन का आंसर जो आएगा वो ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है 1 इज इक्वल टू 1, जो हाइपोथेसिस है वो तो ट्रू है, तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन कंक्लूजन में से लिखा है 2 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 3 नहीं होता। अब देखें हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लीकेशन ऑपरेटर का आंसर इस सूरत में फॉल्स आएगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, उसने कहा कि 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0 एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कंक्लूजन सॉरी हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया। अब जब हाइपोथेसिस फॉल्स है तो आप कंक्लूजन नहीं देखेंगे, तो आप कंक्लूजन देखे बिना ही कहेंगे कि इम्प्लीकेशन ऑपरेटर ट्रू वैल्यू देगा। देखिए थर्ड में आपके पास ट्रू वैल्यू है। इसी तरह आप फोर्थ स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पे भी आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स होगा। उसने कहा 1 इज इक्वल टू 2, लेकिन 1 इज इक्वल टू 2 एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो अब अगेन आप कंक्लूजन की तरफ नहीं देखेंगे, आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू ट्रू बता देंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो उसने कहा है कि 1 इक्वल्स टू 1। ओके, इफ 1 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि 1 इज इक्वल्स टू 1 तो होता है। ओके, इट मींस कि आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। तो अगर हाइपोथेसिस ट्रू है, अब कंक्लूजन की बात करेंगे कि कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, फिर आंसर ट्रू आएगा। कंक्लूजन में उसने कहा है कि 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू 3। ना तो 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है और ना ही 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3 होता है। दोनों स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इम्प्लीकेशन ऑपरेटर का आंसर फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास हाइपोथेसिस ट्रू था, लेकिन कंक्लूजन में दो स्टेटमेंट थे, दोनों फॉल्स, तो इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा। अगली बात करते हैं, उसका हाइपोथेसिस है 1 इज इक्वल टू 3 और 1 इज इक्वल टू 2, ये हाइपोथेसिस है। देन के बाद अगर कंक्लूजन आता है, अब देखें उसका हाइपोथेसिस 1 इज इक्वल टू 3 और उसने कहा कि यहाँ तो 1 3 के इक्वल है और यहाँ 1 2 के इक्वल। अब ना तो 1 3 के इक्वल होता है ना 1 2 के इक्वल होता है, इसका मतलब है कि ओवरऑल हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया ना। जब हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया, अब उसने और ऑपरेटर कहा था, इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू 3 हो जाए या 1 इज इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है। अब हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गया तो अगेन कंक्लूजन की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे पास इम्प्लीकेशन ऑपरेटर का आंसर ट्रू है। इसलिए आप देखें कि सिक्स्थ जो आंसर है वो आपके पास ट्रू है। अब इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को लिखने के लिए हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव स्टेटमेंट यूज होंगी। किस तरह की अल्टरनेटिव स्टेटमेंट होंगी? जैसे कि मैं लिख सकता हूँ P देन Q, इसका मतलब है यहाँ पे आपने इम्प्लीकेशन ऑपरेटर लगाना है या कंडीशन ऑपरेटर लगाना है। सेकंड स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, इसका मतलब भी आपने यहाँ पे इम्प्लीकेशन ऑपरेटर ही लगाना है, ठीक है। P स्टेटमेंट आपकी कंक्लूजन है हमेशा, सॉरी P स्टेटमेंट आपका हाइपोथेसिस है जहां पे भी आ जाए, और Q आपका क्या है? Q आपका कंक्लूजन है जो कि इम्प्लीकेशन या एरो के बाद आना है। P ने हमेशा, इस स्टेटमेंट में बात कर रहा हूँ, P ने हमेशा एरो से पहले आना है, वो आपका हाइपोथेसिस है। Q कंक्लूजन है, उसने एरो के बाद आना है। थर्ड स्टेटमेंट देखें P कॉमा Q, इसमें भी देखें आपके पास अगर इस तरह सूरत में भी लिख दिया जाए तो इसमें भी आपको नहीं P और Q के दरमियान एरो यूज करना है। फोर्थ स्टेटमेंट है P ओनली इफ Q, ये भी बेसिकली इस स्टेटमेंट को भी याद रखें कि ये आपके पास इम्प्लीकेशन के लिए यूज होगा। सेकंड आपके पास फिफ्थ स्टेटमेंट है P इज सफिशिएंट फॉर Q। अब यहाँ पे भी आपके पास जो P सफिशिएंट फॉर Q है, ये भी इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को शो करेगा। ये स्टेटमेंट आपने याद कर लेनी है क्योंकि ये बेसिकली सारी की सारी स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन के लिए यूज होंगी। नेक्स्ट आपके पास है नॉट P अनलेस Q। ओके,
ये स्टेटमेंट भी आपके पास बेसिकली इम्प्लीकेशन के लिए यूज होगी। द सेकेंड वन इज बेसिकली क्यू फॉलोज फ्रॉम पी। अब आपने ये नहीं देखना है कि क्यू पहले लिख दिया पी बाद में लिख दिया, नो। आपके पास हमेशा अगर इस सूरत में भी आ जाए क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, तो यहाँ पे भी अगेन पी आपका हाइपोथेसिस है, क्यू आपका कंक्लूजन, तो पी इंप्लाइज क्यू लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड वन, क्यू इफ पी। गॉट इट। इस सूरत में भी आपके पास पी इंप्लाइज क्यू यूज होगा। और अगर आपके पास आ जाए क्यू व्हेन एवर पी, इसमें भी आपके पास पी इंप्लाइज क्यू यूज होगा। और अगर आ जाए क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, अगेन आप लिखेंगे पी इंप्लाइज क्यू। हम इसकी कुछ आगे एग्जांपल भी देखते हैं कि किस किस तरह से ये जो स्टेटमेंट है आपके पास यूज होंगे और आपने किस तरह से इसको इम्प्लीकेशन की फॉर्म के अंदर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए यू ग्रंटी योर ग्रंटी इज गुड ओनली इफ यू बॉट योर लैपटॉप लेस देन 90 days ago, कहता है आपकी गारंटी ठीक होगी अगर ओनली इफ, अगर आपने अपना लैपटॉप 90 डेज पहले लिया होगा या उससे कम दिन पहले लिया होगा। लेस देन 90 डेज मतलब आपने अपना लैपटॉप 90 डेज से पहले लिया होगा। तो अब ओनली इफ की स्टेटमेंट में आ गया ना, तो इसका मतलब है कि आप इसको भी इम्प्लीकेशन की फॉर्म में इफ और देन की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। इफ योर गारंटी इज गुड देन यू मस्ट हैव बॉट योर लैपटॉप लेस देन 90 days ago। इंग्लिश की स्टेटमेंट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन पी स्टेटमेंट पी रहेगी, क्यू स्टेटमेंट क्यू ही रहेगी। इंग्लिश में हम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, उसका जो मीनिंग है उसको ठीक तरह से ग्रामेटिकली ठीक बनाने के लिए। ओके, बी स्टेटमेंट आपके पास, टू गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर इट इज सफिशिएंट टू बी वर्ल्ड फेमस। अब देखिए सफिशिएंट वाली आ गई ना, मैं आपको दोबारा पीछे लेके जाता हूँ। हमने कहा था कि अगर हमारे पास आ जाए P इज सफिशिएंट फॉर Q, तो ये भी P इंप्लाइज Q होगा। इसका मतलब ये भी होगा इफ P देन Q। हम इसको लिख सकते हैं इफ यू आर वर्ल्ड फेमस, गॉट इट, देन यू विल गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर। ठीक है, तो अब सफिशिएंट में भी हम बिल्कुल इसी तरह से इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाए सी की फॉर्म के अंदर, अगर आपके पास आ जाए दैट यू गेट द जॉब इंप्लाइज दैट यू हैव द बेस्ट कार्डिनल्स। ठीक है, अब अगर आपके पास ये आ जाए कि हमारे पास, तो अब अगर आपके पास स्टेटमेंट हो सी की फॉर्म के अंदर दैट यू गेट द जॉब इंप्लाइज यू हैव द बेस्ट क्रेडेंशियल्स, तो अब इसको भी आप इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो इफ यू गेट द जॉब देन यू हैव द बेस्ट क्रेडेंशियल्स। गॉट इट, कि ये भी आपके पास इसी तरह से इफ पी और देन की फॉर्म के अंदर लिखी जाएगी। नेक्स्ट अगर आपके पास आ जाए इट इज नेसेसरी टू वॉक 8 miles टू गेट टू द टॉप ऑफ द पीक। अब वो कहता है कि ये नेसेसरी है आपके लिए 8 miles वॉक करना अगर आप पीक पे जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है सिंपली हम इसको लिख सकते हैं इफ यू गेट टू द टॉप ऑफ द पीक देन यू मस्ट हैव वॉक्ड 8 miles। अगर आप टॉप पे चले गए हैं तो इट मींस आपने 8 मील्स वॉक की होगी। तो ये नेसेसरी था, उसने कहा नेसेसरी है 8 मील्स वॉक करना। अब इसको भी इफ पी और देन क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर इसी तरह से आपके पास लॉजिकल फॉर्म के अंदर गिवन हो, तो आप इस किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम कहेंगे हमारे पास P और Q और R इस तरह कुछ प्रोपोजिशन गिवन है, ठीक है, और P आपके पास एक प्रोपोजिशन है यू गेट एन A ऑन द फाइनल एग्जाम। Q स्टेटमेंट है यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, और R आपके पास प्रोपोजिशन है यू गेट एन A इन दिस क्लास। अब स्टेटमेंट देखते हैं, P implies Q। ठीक है, आपसे कहा जाए टू गेट एन A इन क्लास इट इज नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन A ऑन द फाइनल। क्लास में A लेने के लिए क्या नेसेसरी है? नेसेसरी था कि आप फाइनल में A लेते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास P स्टेटमेंट थी कि यू विल गेट एन A ऑन द फाइनल एग्जाम। इसका मतलब है, और Q स्टेटमेंट थी, सॉरी R स्टेटमेंट थी यू गेट एन A इन द क्लास। तो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी P implies R, दिस इज नॉट Q, लेट मी करेक्ट इट,
This is not Q, this is not Q, this one will be R. Okay, so here we go. P implies R. Okay, next हमारे पास है, let's suppose you do every exercise in this book, you get an A on the final, and this whole thing implies you get an A in the class. Got it? Means कि you do every exercise in these books. उसके बाद है सेमीकोलन है, सेमीकोलन का मतलब हमने लास्ट में देखा था कि एंड होता है. You get an A on the final, और उसके बाद implication है you get an A in the class. अब देखें, इसको अगर मैं लॉजिक्स के अंदर कन्वर्ट करूं तो यू गेट एन ए ऑन द फाइनल, आपके पास पी स्टेटमेंट है. यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, क्यू स्टेटमेंट है. उन दोनों के दरमियान एंड है तो आप लिखोगे पी एंड क्यू. और ये जिस किसको इम्प्लाई कर रही है, यू गेट एन ए इन द क्लास. और इम्प्लीकेशन इम्प्लीटर में इम्प्लाइज में इम्प्लीकेशन ऑपरेटर आ जाएगा और आगे स्टेटमेंट आ जाएगी यू गेट एन ए इन द क्लास. तो ये आपके पास बेसिकली इन द क्लास ए में आपके पास आर का स्टेटमेंट होगा. तो स्टेटमेंट बनेगी पी एंड क्यू इम्प्लाइज. इसी तरह आपके पास अगर स्टेटमेंट आ जाए गेटिंग एन ए ऑन द फाइनल एंड डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक इज सफिशिएंट फॉर गेटिंग एन ए इन द क्लास. ठीक है, तो इसको भी आप इसी तरह फॉर्म के अंदर देखें. अगर आपने लास्ट टाइम दसवीं में आपको बताया कि इम्प्लीकेशन को आप सफिशिएंट की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, तो अगर आप इसको सफिशिएंट को इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो आपके पास बनेगा गेटिंग एन ए ऑन द फाइनल एंड डूइंग एवरी एक्सरसाइज. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट है ये बनेगी हमारे पास पी एंड क्यू, और सफिशिएंट की जगह हमारे पास इम्प्लीकेशन यूज होगा फॉर गेटिंग एन ए इन द क्लास. गेटिंग एन ए इन द क्लास इज बेसिकली आवर आर स्टेटमेंट. तो अगेन हमारे पास बन जाएगा पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर. So let's state with another example. Let P, Q, and R be proposition. P is you have the flu. Q is basically you miss the final exam, and R you pass the course. Here we have the three propositions. So let's see what P implies Q. Got it? P implies Q means कि if P then Q ना. P statement क्या है? You have the flu. और R statement क्या है? You pass the course. If तो P implies Q का क्या मतलब बनेगा? If you have the flu तो imply then you pass the course. Got it? Sorry, Q statement. No. Sorry, my mistake. Q statement है. P implies Q है, not R. So basically P हमारे पास है you if you have flu then implies Q. Q है you miss the final exam. So this one will be the P implies Q. If you have flu then you will miss the final exam. नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज आर. क्यू स्टेटमेंट आपके पास क्या है? यू मिस द फाइनल एग्जाम. ठीक है, इसकी नेगेशन क्या बनेगी? यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम. ठीक है, और ये चीज किसको इम्प्लाई कर रही है? आर को. तो आर क्या है? यू पास द कोर्स. तो ओवरऑल नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज आर आपके पास क्या बनेगी? इफ यू डू नॉट मिस द फाइनल एग्जाम you pass the course, then you pass the course. बिल्कुल यही. If you do not miss the final exam, then you will pass the course. अगले स्टेटमेंट आपके पास negation of P and negation of Q implies R. सबसे पहले आप negation of P देखें. P स्टेटमेंट क्या है? P स्टेटमेंट है you have the flu. तो negation of P क्या बनेगी? You don't have the flu. Got it? उसके बाद है negation of Q. Sorry, नेगेशन ऑफ क्यू. तो नेगेशन क्यू स्टेटमेंट क्या थी? क्यू स्टेटमेंट है यू मिस द फाइनल एग्जाम. तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या बनेगी? यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम. और ये चीज किसको इम्प्लाई कर रही है? आर को. और आर स्टेटमेंट है आपके पास यू पास द कोर्स. तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या बनेगी? नेगेशन ऑफ पी यू डोंट हैव द फ्लू. ओके, उसके बाद है नेगेशन ऑफ क्यू, और ये किसके दरमियान है? एंड ऑपरेटर के साथ ज्वाइन हो रहे हैं. सो इफ यू नाइदर हैव द फ्लू nor miss the final exam, then you will pass the course.
इसको आप और फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, इफ़ यू डोंट हैव फ्लू एंड डोंट मिस द फाइनल एग्जाम देन यू विल पास द कोर्स। इंग्लिश स्टेटमेंट इसको लिखने के डिफरेंट वेज हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। हमारा मेन काम जो है वो इंग्लिश से, हमने लॉजिक से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। उसका इंग्लिश स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, वो थोड़ी सी ग्रामेटिकल ठीक होनी चाहिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपने लॉजिक से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या इंग्लिश से लॉजिक में कन्वर्ट करना है, तो हिरार्की क्या चलेगी ऑपरेटर की। सबसे पहले आपने नेगेशन ऑपरेटर को देखना है, नेगेशन ऑपरेटर को अप्लाई करना है। नेगेशन ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद आपने कंजंक्शन या डिस्टिंक्शन में से, वो आपकी मर्जी, जिसको मर्जी अप्लाई करें, और लास्ट पे आपने कंडीशनल ऑपरेटर या इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को अप्लाई करना। तो लेट्स सी, अगर आप देखें कि हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाए P और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, आपसे कहा जाए कि आपने इस जो स्टेटमेंट है, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना। तो जैसे हमने लास्ट टाइम हिरार्की देखी, सबसे पहले नेगेशन को डिस्कस करना है, उसके बाद कंजंक्शन या डिस्टिंक्शन को, उसके बाद इम्प्लीकेशन को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस पूरी स्टेटमेंट में हमारे पास नेगेशन ऑफ P नज़र आ रहा है, नेगेशन ऑफ Q नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इन द ट्रुथ टेबल। जब नेगेशन अप्लाई हो जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास P और नेगेशन ऑफ Q के दरमियान और ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो हम P और नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हम P और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है P और नेगेशन ऑफ Q, ये हमारा हाइपोथेसिस है, और जो जस्ट नेगेशन ऑफ P है वो हमारा कंक्लूजन है। बात वही होगी कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर हम कंक्लूजन की बात हम नहीं करेंगे। अब देखें कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास इम्प्लीकेशन से पहली वाली चीज हाइपोथेसिस होती है ना। देखिए यहाँ पे हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन कंक्लूजन फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब है इम्प्लीकेशन ऑपरेटर फॉल्स आंसर देगा। अगेन सेकंड में भी आपके पास हाइपोथेसिस ट्रू था, कंक्लूजन फॉल्स हो गया, अगेन आंसर फॉल्स आएगा। थर्ड में देखें कि हाइपोथेसिस फॉल्स है, अब हम कंक्लूजन नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली आंसर ट्रू लिखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन भी, सॉरी, हाइपोथेसिस भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो इट मींस कि अब आपके पास आंसर ट्रू ही आएगा। इज दैट ओके? इसी तरह अगर आपके पास आ जाए P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R, तो अगेन आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है P इम्प्लाइज Q। हम फर्स्ट ब्रैकेट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट है आपके पास P इम्प्लाइज Q, ओके। उसके बाद अगली ब्रैकेट अगर मैं देखूं तो आपने ब्रैकेट टू ब्रैकेट चलना है। अगली ब्रैकेट में हमारे पास सबसे पहले नेगेशन पड़ी है, तो हम सबसे पहले नेगेशन ऑफ P फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कंजंक्शन और डिस्टिंक्शन ऑपरेटर नहीं पड़े हुए, उसके बाद इम्प्लीकेशन है तो हम इम्प्लीकेशन फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेगेशन ऑफ P, उसके बाद आ जाएगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R आ जाएगा। और अब हमारे पास P इम्प्लाइज Q भी है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज R भी है, हम इन दोनों को एड ऑपरेटर से ज्वाइन करेंगे और एट द एंड हमारे पास ये वाला ट्रुथ टेबल आ जाएगा, एंड दिस इज ओके। नेक्स्ट, अगर हमसे ये कहा जाए कि पता करें कि P implies Q is equivalent to negation of P implies negation of, sorry, negation of Q implies negation of P are equivalent, तो अगर हम इनका ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करें तो हमें नज़र ही आएगा कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग P implies Q और negation of Q implies negation of P की क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो इक्वल है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ही ये देखी थी कि दो स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट होंगी अगर उनकी ट्रुथ वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाए। हम लास्ट टाइम देखा था या आज हमने देखा है कि दो वैल्यूज, दो या स्टेटमेंट आपस में उस वक्त इक्विवेलेंट होंगी अगर हम उन पे कोई लॉज यूज करते हुए इनको आपस में इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द इम्प्लीकेशन लॉ, कि P implies Q is equivalent to negation of P और Q। अगर मुझे P implies Q लिखना है तो उसकी जगह मैं negation of P और Q भी लिख सकता हूँ। और अगर आप देखें इनके ट्रुथ टेबल से भी, तो P, ये जो हमारे पास येलो में कॉलम नजर आ रहे हैं, एक तरफ कॉलम है P implies Q का और दूसरी तरफ कॉलम है negation of P और Q का।
और देखें इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रुथ वैल्यूज है वो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट है। इनका ट्रुथ टेबल ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो चीज़ इम्प्लीकेशन लॉ में याद रखने की है वो ये है कि P implies Q इज बेसिकली इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ P और Q। इसको हमने फर्दर यूज़ करना है तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये भी एक लॉ है। जैसे हमने डी मॉर्गन्स लॉ देखा, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा, इसी तरह आपके पास इम्प्लीकेशन लॉ भी है, ये भी आपके माइंड में आना चाहिए। ओके, नेगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट की नेगेशन क्या होती है? अभी हमने देखा इम्प्लीकेशन ऑपरेटर, इसकी अगर मैं फर्स्ट लाइन देखूं तो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर हमें कहता है कि P implies Q is equivalent to negation of P और Q, ठीक है। अगर हम दोनों साइड पे नेगेशन अप्लाई करवा दें, ठीक है, तो नेगेशन ऑफ P implies Q is basically equivalent to negation of P और Q। अब ये जो नेगेशन डी मॉर्गन्स लॉ से अंदर की तरफ जाएगी, इस ब्रैकेट के अंदर जाएगी, तो ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ P। ये जो और ऑपरेटर है एंड में कन्वर्ट होगा और ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ Q। तो हमारे पास ये वाली लाइन बन जाएगी। तो हमने कहा यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया, आपने साथ साथ लॉज लिखने हैं जो लॉज यूज हो रहे हैं। उसके बाद हमने डबल नेगेशन अगर मैं यूज करूँ तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P आपस में मिलकर जस्ट P बच जाएगा और बन जाएगा P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर P implies Q बेसिकली नेगेशन ऑफ P और Q के इक्वल है, तो P implies Q की जो नेगेशन होगी वो इक्वल है, वो इक्विवेलेंट है P एंड नेगेशन ऑफ Q। इज दैट ओके? दिस इज बेसिकली द नेगेशन ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इसी तरह की नेगेशन ऑफ एन इम्प्लीकेशन ऑपरेटर की कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए, इफ अली लिव्स इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर। ये हमारे पास एक इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है ना। इफ P देन Q, P स्टेटमेंट है अली लिव्स इन पाकिस्तान और Q स्टेटमेंट है ही लिव्स इन लाहौर। तो इसका मतलब है इफ P देन Q वाली स्टेटमेंट है P implies Q की स्टेटमेंट। अगर आपने इस इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट की नेगेशन लिखनी हो तो नेगेशन क्या बनेगी? जरा गौर से देखिएगा। मैंने लास्ट टाइम देखा कि P implies Q की नेगेशन क्या होगी? P और नेगेशन ऑफ Q। तो इसका मतलब है ये बन जाएगी अली लिव्स इन पाकिस्तान एंड ही डज नॉट लिव इन लाहौर। तो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर की नेगेशन बनेगी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, इफ माय कार इज इन द रिपेयर शॉप देन आई कैन नॉट गेट टू द क्लास। अगेन वही स्टेटमेंट है हमारे पास, P implies Q की स्टेटमेंट बन रही है। P स्टेटमेंट है माई कार इज इन रिपेयर शॉप और Q है आई कैन नॉट गेट टू द क्लास। अगर इस इम्प्लीकेशन का मैं नेगेशन फाइंड आउट करूं तो हमारे पास बनेगा P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो P स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? P स्टेटमेंट एज भी आ जाएगी माई कार इज इन द रिपेयर शॉप, उसके बाद एंड आ जाएगा और अगली स्टेटमेंट की नेगेशन होगी। अगली स्टेटमेंट क्या थी? आई कैन नॉट गेट टू द क्लास। इसकी नेगेशन क्या करेगी? I can get to the class। तो स्टेटमेंट बनेगी my car is in the repair room and I can get to the class। इसी तरह अगर मैं कुछ और एग्जांपल की तरफ देखूं, अगर हमारे पास हो if x is prime, ठीक है, then x is odd और x is 2। अगर इस इम्प्लीकेशन ऑपरेटर की मैं नेगेशन की बात करूं तो हमारे पास बन जाएगा x is prime and x is not odd और उसके बाद जो और था वो एंड में कन्वर्ट होगा, x is not 2। तो ये इम्प्लीकेशन ऑपरेटर की बेसिकली नेगेशन है। अगर हम फोर्थ एग्जांपल की बात करें, if n is divisible by 6 then n is divisible by 2 and n is divisible by 3। अब यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट नजर आएंगी थर्ड एग्जांपल की तरह। फर्स्ट P है, P क्या है? n is divisible by 6, n जो है उसको 6 नंबर डिवाइड करता है। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट है n is divisible by 2, ये Q स्टेटमेंट है, n को 2 भी डिवाइड करता है। और R स्टेटमेंट क्या है? n is divisible by 3। तो आपके पास तीन स्टेटमेंट जा रहे हैं, तो क्या बनेगा? ये बन रहा है P implies Q and R, P implies Q and R। थर्ड में बन रहा था P implies Q और R, यहाँ पे बन रहा है P implies Q and R। अब इस इम्प्लीकेशन की नेगेशन क्या होगी? P as it is आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? n is divisible by 6, या इसको एंड से लिख दें या बट से लिख दें, हमने कहा था दोनों बेसिकली एंड के लिए यूज हो रहे हैं, बट हमने बट लिख दिया। बट अब आगे क्या होगा? Q की नेगेशन होगी, तो Q क्या था? n is divisible by 2, तो इसकी नेगेशन क्या होगी? n is not divisible by 2, ठीक है। अब ये जो एंड है किस में कन्वर्ट होगा? और में कन्वर्ट होगा, ओके। और उसके बाद क्या है? n is not divisible by 3, क्योंकि r की नेगेशन आ गई। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या जिस तरह मैंने लिखा इस तरह भी लिख सकते हैं कि बट n is not divisible by 2 और by 3, दोनों का मतलब सेम है।
मैंने आपसे पहले भी कहा कि इंग्लिश सेंटेंस को लिखने की उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपका मीनिंग सेम होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट कॉल की और जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, दोनों में लिख दें, दोनों में आंसर आपका सेम ठीक होगा, मतलब कि दोनों का जो मतलब है वो सेम होगा। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का इनवर्स क्या होता है? अगर आपके पास स्टेटमेंट है P implies Q, then the inverse of the conditional statement P implies Q is basically negation of P implies negation of Q. This is basically called the inverse of a conditional statement. इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास P implies Q का ऑपरेटर, अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो इसकी वैल्यू हमें पता है। इसी तरह से अगर आप negation of P implies negation of Q की ट्रुथ टेबल बनाएं तो हमारे पास उसकी ट्रुथ टेबल ये बनेगी और आपको नजर आएगा कि ये दोनों की जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज है वो कुछ जगह पे इक्वल नहीं है, जो कि आपको यहाँ पे येलोश में नजर आ रही है। ये इनकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज इस जगह पे इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि P implies Q और उसकी जो नेगेशन है, या उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी इनवर्स है कंडीशनल स्टेटमेंट का P implies Q का, वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पे जो मेन चीज रखने की है कि किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का इनवर्स होता क्या है। जब P implies Q है तो उसका इनवर्स होगा नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q। अब अगर इस इनवर्स को मैं एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 = 5, ये P implies Q है। P इसमें क्या है? टुडे इज फ्राइडे। Q क्या है? 2 + 3 = 5। अगर आप इसकी इनवर्स लिखना चाहें तो क्या बनेगी? नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ Q की फिर क्या बनेगा? इफ टुडे इज नॉट फ्राइडे देन 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5। गॉट इट? तो नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q। इसी तरह अगर आपके पास हो इफ इट स्नोस टुडे, तो उसके बाद हमारे पास देन लिखने का कॉमा, हमने कहा था कॉमा से लिखें तब भी हमारे पास उसका मतलब इम्प्लीकेशन ये होगा आई विल स्काई टुमारो। ठीक है, सॉरी आई विल स्की टुमारो। तो अब ये जो P implies Q होता है, इसकी नेगेशन क्या बनेगी? इफ इट डज नॉट स्नो टुडे देन यू कैन से दैट जस्ट कॉमा आई विल नॉट स्की टुमारो। तो हमारे पास बन जाएगा नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास आ जाए इफ P is square, if P is square then Q is rectangle। अब इसमें हमारे पास इसकी इनवर्स स्टेटमेंट क्या बनेगी? नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q बनेगा इफ P is not a square then P is not a rectangle। इसी तरह आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट है, आप इसको इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का हमने इनवर्स देखा, उसका कन्वर्स क्या होगा? अगर आपके पास स्टेटमेंट है P implies Q तो इसका कन्वर्स होगा Q implies P। गॉट इट? और अगर आप देखें कि P implies Q और Q implies P भी दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है, दोनों का मतलब डिफरेंट है। और इसमें हमने इसके जब ट्रुथ टेबल बनाया तभी हमें नजर ये आ रहा है कि कुछ पॉइंट्स पे उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल नहीं आ रही। लेट्स सी सम एग्जांपल। हम कन्वर्स को राइटिंग में कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूँ इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 = 5, इसमें P क्या है? टुडे इज फ्राइडे और Q क्या है? 2 + 3 = 5। इसका कन्वर्स क्या होगा? Q implies P। तो फिर कन्वर्स स्टेटमेंट बनेगी इफ 2 + 3 = 5 देन टुडे इज फ्राइडे। अगेन अगर आपके पास स्टेटमेंट हो इफ इट स्नो टुडे आई विल स्की टुमारो, तो इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनेगी? आई विल स्की टुमारो, ठीक है, ओनली इफ इट स्नो टुडे। यहाँ इसको लिख दें इफ आई विल स्की टुमारो देन इट स्नो टुडे। ओके, तो डिफरेंट तरह की हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया कि इम्प्लिकेशन को लिखने के बहुत सारे वे हैं, इंग्लिश स्टेटमेंट को लिखने का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनका मीनिंग सेम आना चाहिए। इसी तरह से आप इसको स्केयर में भी, जैसे हमने एग्जांपल थर्ड और फोर्थ की, आप इस एग्जांपल में भी इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बेसिकली द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट की कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होती है। अभी तक हमने देखा कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट की इनवर्स स्टेटमेंट क्या होती है, फिर हमने देखा उसकी कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होती है, और अब हम देख रहे हैं कि उसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा कि अगर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है P implies Q, तो उसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होगी नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। हमने लास्ट टाइम देखा कि इनवर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट
कन्वर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं होती, लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q और उसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P दोनों आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। और आप इनका ट्रुथ टेबल बनाएं तब भी आप देख सकते हैं कि इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू होंगी ट्रुथ टेबल की, वो दोनों आपस में इक्वल आएंगी। किस किस की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू मींस कि P implies Q की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज और नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P की क्रॉसपॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग कॉन्ट्रा पॉजिटिविटी, कि अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, आप उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये P implies Q था ना, इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगी नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन ऑफ Q क्या बनेगा, इफ 2 + 3 नॉट इक्वल्स टू 5 देन टुडे इज नॉट फ्राइडे। इसी तरह हमारे पास है इफ इट्स नॉट टुडे आई विल स्की टुमारो। तो इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, इफ आई विल नॉट स्की टुमारो ओनली इफ इट डज नॉट स्नो टुडे। ये गलत हो गया, यहाँ पे आएगा इफ आई विल नॉट स्की टुमारो ओनली इफ इट डज नॉट स्नो टुडे, क्योंकि हमारे पास नेगेशन की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसी तरह हमारे पास स्क्वायर आ जाए, हमारे पास इफ P इज अ स्क्वायर देन Q इज अ रेक्टेंगल। तो इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, इफ P इज नॉट अ रेक्टेंगल देन Q इज नॉट अ स्क्वायर। और इसी तरह हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है इफ माय कार इज इन द रिपेयर शॉप देन आई कैन नॉट गेट टू द क्लास। इसमें हमारे पास नेगेशन स्टेटमेंट क्या बनेगी कि कैन नॉट गेट टू द क्लास की नेगेशन बन जाएगी आई गेट टू द क्लास। इफ आई गेट टू द क्लास देन अब P स्टेटमेंट की नेगेशन आ जाएगी, वो बन जाएगी माई कार इज नॉट इन द रिपेयर शॉप। ये ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था। हमने इसके अंदर क्या क्या देखा, मैं थोड़ा सा चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट गिवन हो तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में लॉज पढ़े थे उन लॉज को यूज़ करते हुए हम किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी दो लॉजिकल स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। सेकेंडली हमने देखा कि अगर हमारे पास किसी तरह की भी इंग्लिश की स्टेटमेंट गिवन हो, उस इंग्लिश स्टेटमेंट को हम बेसिकली लॉजिक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और अगेन हम लॉजिक से अगेन इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास इंग्लिश के अंदर बहुत बड़ी स्टेटमेंट गिवन हो तो हम उसको लॉजिक्स के अंदर कन्वर्ट करके उस लॉजिक से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अगेन उस जो सिंप्लीफाइड लॉजिकल फॉर्म है उसको अगेन इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी एक बहुत लेंथी सी इंग्लिश की फॉर्म थी वो सिंप्लीफाइड इंग्लिश फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, लास्ट में हमने बेसिकली इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को देखा। हमने देखा कि इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को हम किस किस फॉर्म के अंदर इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं, और उसके बाद हमने इम्प्लीकेशन ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं कि हमारे पास इम्प्लीकेशन ऑपरेटर की इनवर्स स्टेटमेंट क्या होती है, इम्प्लीकेशन ऑपरेटर की कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होती है, इम्प्लीकेशन ऑपरेटर की कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है। हमने देखा कि इनवर्स और उसका इम्प्लीकेशन ऑपरेटर आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते। इसी तरह से इम्प्लीकेशन ऑपरेटर और उसका कन्वर्स आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते, हमने ट्रुथ टेबल से देखा। लेकिन हमने लास्ट में देखा कि इम्प्लीकेशन ऑपरेटर और उसकी जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। दैट्स इट। अब मैंने आपके साथ एक बुक शेयर की है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। उस बुक में हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन हैं 1 to 10, दोनों एक्सरसाइज के 1 to 10 ये आप लोगों ने एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।